अनु सर से बात करना इसलिए बहुत अलग है, अनोखा है। उसकी वजह यह है कि सुबह से अब तक जितनी बात हुई वो हुई निवेश की, वो हुई बचत की, वो हुई पैसे को कमाने की। अनु सर जिस प्रोफेशन में है, जिस धंधे में है, जिस कारोबार में, वो है कर्ज देने का। और कर्ज की दुनिया का सबसे बड़ा मर्ज ये है कि जिसको जितना मिल जाए। अभी आपने एमएसएमई की रिपोर्ट देखी, आप इंडिविजुअल की भी बात कीजिए, आप होम लोन लेने जाइए, पर्सनल लोन लेने जाइए, जितने की ज़रूरत होती है उससे थोड़ा कम ही मिल पाता है। बात यहीं से शुरू करते हैं। अनु सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे समिट में। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही सर कि हमेशा ऐसा क्यों रहता है कि इंडिया एक क्रेडिट डेफिसिट कंट्री की तरह ही आता है कि जितना कर्ज मिल जाए, हम देखते हैं बजट में बड़े बड़े ऐलान होते हैं, तालियां बजती हैं, पीठ थपथपाई जाती हैं, नई नई स्कीमें आती हैं, बट कर्ज की ये जो भूख है ये पूरी नहीं हो पाती। देखिए, दो तीन बातें हैं। पहला, अगर आप आंकड़े देखें पुराने, तो आप पाएंगे कि किसी भी कंट्री के, स्पेशली भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के, जो ग्रोथ रेट रही है, उस ग्रोथ रेट को बनाने के लिए उसके साथ एक क्रेडिट ग्रोथ की ज़रूरत होती है। और रफली ये जो इक्वेशन होता है वो दुगने का होता है। अगर आज भारत 7-8% जीडीपी ग्रोथ चाहता है, तो इसका ये मतलब निकलता है कि कम से कम 15-16% की क्रेडिट ग्रोथ होनी चाहिए। और अब मैं आता हूँ एमएसएमई के परिप्रेक्ष्य में। एमएसएमईज में डिपेंडिंग ऑन वो किस इंडस्ट्री में हैं, अगर आपका इस साल टर्नओवर 1 करोड़ था और अगले साल आप चाहते हैं कि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ हो जाए, तो उसको टर्नओवर में माल को खरीदने के लिए, उसको बनाने के लिए, फिर उसके बाद उसको बेचने के लिए जिस पूंजी की ज़रूरत पड़ती है वो वर्किंग कैपिटल है। जब तक वो वर्किंग कैपिटल नहीं मिलेगा तब तक वो ग्रोथ नहीं होगी। और वही वर्किंग कैपिटल की भूख कर्ज की उपज है। इसीलिए जब भी आप ग्रो कर रहे होंगे, बिना कर्ज के ग्रो करना मुश्किल है। बिल्कुल। तो जैसा प्रियंका ने कहा कि ये ऐसा विटामिन है कि जिसको जितना मिल जाए उतना कम ही लगता है। सर, एमएसएमई हो, इंडिविजुअल हो, कॉरपोरेट हो, कर्ज देते हैं तो निश्चित सी बात है उसके डूबने का, उसके ना लौटने का खतरा होता है। वहाँ खतरा ज़्यादा होता है जहाँ अनसिक्योर्ड कर्ज होते हैं। एमएसएमई भी इस बात को कहता है कि जितने कर्ज की ज़रूरत है, कोलेटरल फ्री लोन की भी ज़रूरत है। आप जिस प्रोफाइल पर हैं, आप चीफ रिस्क ऑफिसर हैं, जोखिम की नब्ज पे आप उंगली रखते हैं। अभी सुर्खियों में है, अगर कर्ज के बाजार में आप देखें तो अनसिक्योर्ड लोन सबसे ज़्यादा सुर्खियों में। क्या तरीके आप अपनाते हैं? क्या आपको लगता है अनसिक्योर्ड के बाजार इस समय किस दिशा में जाता दिख रहा है? देखिए, ये सही है। और हमारे रेगुलेटर आरबीआई के भी टाइम पर एडवाइजरीज आती हैं। अनसिक्योर्ड लोन स्पेसिफिकली के लिए देखिए, दो मार्केट को मैं 2 पार्ट्स में बांट सकता हूँ। एक अनसिक्योर्ड लोन जो हम और आप एज ए इंडिविजुअल लेते हैं, जो प्राइमरीली कंजम्पशन के लिए होता है। ये लोन पे ज़रूर थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है। ये सच है कि जब हम ओवरऑल कंट्री ग्रो कर रहा है, हमारी इनकम्स बढ़ रही हैं, तो हमारे लाइफस्टाइल के एम्बिशंस भी बढ़े हैं। और बहुत बार लोग अपनी चादर से थोड़ा सा ज़्यादा पैर फैलाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे कभी स्ट्रेस दिखता है। पर जहाँ तक एमएसएमई में अनसिक्योर्ड लोन्स की बात है, वो खाली वर्किंग कैपिटल के लिए होता है। और उसके लिए आज बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। जीएसटी आ गया है। आज अकाउंट एग्रीगेशन आने के बाद हमको बैंकिंग एमएसएमई की है वो काफ़ी आराम से पता चल जाती है, उसमें एनालिसिस हो सकता है। इसलिए वहाँ पर उतना स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि वो एक ग्रोथ कैपिटल है। पर जो कंजम्पशन कैपिटल है, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर, इस हॉल में बैठे तमाम लोग हों या लुधियाना त्रिपुर जैसा कोई एमएसएमई हो, एक चीज़ का जवाब हर कोई चाहता है, कर्ज सस्ता कब होगा? लंबा समय हो गया, कर्ज की दरें ऊपर हैं, ये कर्ज सस्ता होना कब से शुरू होगा? कम से कम ये तो मान ही सकते हैं 4-5 पॉज के बाद आरबीआई के कि अब महंगा तो नहीं होगा। देखिए, इसके मैक्रो और माइक्रो दो उसके पर्सपेक्टिव्स हैं। मैक्रो में तो इस बार के बजट में 2 जो बहुत अच्छी बातें हुई, वो ये हुई कि सरकार ने बोला है कि अगले साल सरकार कर्ज थोड़ा कम लेगी। बिल्कुल ठीक है, जिसको हम क्राउडिंग आउट बोलते हैं। बिल्कुल।
अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो मार्केट में होती हैं, अगर सरकारी सबसे ज़्यादा फंड ले लेती है तो बाकी लोगों को कम मिलता है, तो वो सरकार ने बोला कम लेगी इस साल से। दूसरा, जो फिस्कल डेफिसिट है उसका जो एक्चुअल नंबर है वो बजटेड नंबर से कम था, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। सो ओवरऑल इसकी वजह से महंगाई पे भी असर पड़ता है। महंगाई का जो टारगेट आरबीआई और सरकार लेके चलती है, ऐसा लगता है कि हम उसके आसपास हैं, इसलिए अब महंगा तो शायद ना हो, लेकिन सस्ता होने में अभी थोड़ी देर है। कर्ज महंगा नहीं होगा लेकिन सस्ता होने में अभी थोड़ी देर है। सर, उभरती हुई एनबीएफसी है यूग्रो, आपकी कंपनी जो है उभरती हुई एनबीएफसीज में से है। कर्ज की जो ये मांग पूरी करना है, इनमें एनबीएफसी का बड़ा हिस्सा है। बैंक से कर्ज लेना है और आगे देना है, ये बिल्कुल सही बात है कि एनबीएफसी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आप यूग्रो के नज़रिए से बताएं, यूग्रो के चश्मे से अगर मैं देखूं, तो ऐसा आप क्या कर रहे हैं क्रेडिट मार्केट में जो अनोखा है और जो आपको लगता है आपका जो लक्ष्य है जो आपने तय किया है वहां पहुंचने में आपकी मदद करेगा? सो देखिए, अगर आप पिछले एक दो दशकों का फिनेंशियल सर्विसेज लेंडिंग कंपनीज का इवोल्यूशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2-3 तरह की कंपनियां उभर के आई हैं। मैं बैंक्स की बात नहीं कर रहा, बैंक्स तो जैसे थे वैसे हैं ही, चल रहे हैं। एक तरह की कंपनीज आई जो कि बहुत प्रोडक्ट फोकस थी, जैसे उन्होंने अपना एक्सपर्टीज़ बनाया कि हमको होम लोन करना है या हमको ऑटो लोन करना है या हमको गोल्ड लोन करना है। दूसरी तरह की कुछ कंपनीज आई जिन्होंने बोला कि हम एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में एक्सपर्टीज़ करेंगे, हम तमिलनाडु में ऑपरेट करेंगे, हम राजस्थान में ऑपरेट करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ कैसे काम होता है ये पता है। दोनों में बहुत एडवांटेजेस हैं पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। वो ये कि अल्टीमेट जो कस्टमर का नीड था वो शायद ये पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि ये लोग या तो एक ज्योग्राफी में सीमित हैं या एक प्रोडक्ट में सीमित हैं। जब हम लोग अपने ड्राइंग बोर्ड पे थे तो हमने सोचा, हमने बहुत स्टडी किया और हमने पाया कि हमको कुछ ऐसा सूत्र लेना चाहिए जिससे कि स्केलेबिलिटी बड़ा होने में बाद में दिक्कत ना हो और टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस भी अप्लाई कर सकें। तो हमने सोचा कि एमएसएमईज को बाई सेक्टर हम पढ़ेंगे। और अगर जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए मैं एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं एक फॉर्च्यून 500 कंपनी के लिए माल सप्लाई करता हूँ। अब अगर मैं चेन्नई में हूँ, श्रीपेरुम्बदूर में, या मैं पुणे में हूँ, या मैं गुड़गांव में हूँ, मेरा ओवरऑल जो इंडस्ट्री है वो सेम है और मेरा ओवरऑल बिहेवियर सेम है। हमने सोचा कि अगर हम एमएसएमईज को इस नज़रिए से देखेंगे तो हम कुछ ऐसा फ्रेमवर्क बना पाएंगे जो बाद में स्केलेबल हो। ये फ़र्क है। और उसके बाद हमने उसी के ऊपर डेटा साइंस में इन्वेस्ट करके रूल्स बनाए, स्पेसिफिक यूनिक रूल्स, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिडिक्टेबल साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने टेक्नोलॉजी की बात की, मैं आपकी बात को थोड़ी सी और दिशा देता हूँ। म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, सर टेक्नोलॉजी बड़ा रोल निभा रही है, लोन्स के मार्केट में भी निभाया, लेकिन यहाँ बोहनी थोड़ी सी खराब रही सर। अगर आप डिजिटल लोन की तरफ चलें, चाइना की ऐप्स सरकार ने बैन की, बहुत सारी ऐप्स और बैन की गई, डिजिटल लोन के मार्केट उस तरह नहीं चल पाए जैसे और जगह। क्या आप इसकी वजह मानते हैं और टेक्नोलॉजी कितना अहम रोल प्ले करेगी आगे आने वाले दिन में क्रेडिट मार्केट में? सो देखिए, हम लोग ना टेक्नोलॉजी और डेटा को आपस में काफ़ी इंटरचेंज करके बोलते हैं और समझते भी हैं, पर असल में ये दोनों दो अलग बातें हैं। टेक्नोलॉजी है एक कमोडिटी जो आपको आपके कस्टमर के पास पहुंचाने में मदद कर रही है, और डेटा साइंस है वो डेटा जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हैं किसी को लोन देना है या नहीं देना है। अगर आप कंज्यूमर साइड पे जाएं तो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है लोन लेना, लेकिन उसके पीछे जो डेटा साइंस होना चाहिए था शायद उसमें कुछ कमी रह गई। और ये भी बात सही है कि भारत अभी कंप्लीटली डिजिटल लोन्स के लिए शायद रेडी भी नहीं है। मेट्रो टाउन्स में आप हो सकते हैं, पर टियर 3 टियर 4 टाउन्स में आज अभी भी रेडी नहीं है, क्योंकि लोन तो ले लिया पर जब डिफ़ॉल्ट हुआ
तो वो डिफ़ॉल्ट कस्टमर के पास जाने के लिए तो आपको एक जाना ही पड़ेगा उस आदमी के पास बात करने के लिए। यहाँ पे आई थिंक लोगों ने थोड़ा सा जल्दबाजी की, बट एमएसएमई लोन में ऐसा नहीं है। एमएसएमई लोन में क्या अच्छा हुआ है कि जीएसटी का यूज़ और बैंकिंग का यूज़ और ब्यूरो का यूज़ बहुत अच्छा बढ़ गया है, और अब एक विद ए पुश ऑफ बटन आपको ये सारा डेटा मिल जाता है। तो टेक्नोलॉजी के साथ डेटा साइंस को अप्लाई करने का मौका भी बहुत अच्छा बन गया है। तो दरअसल अगर डिजिटल लोन्स डूबे, डिजिटल स्टार्टअप्स पर दिक्कत आई जो माइक्रो लोन्स देते थे, तो वहाँ दिक्कत टेक्नोलॉजी की नहीं थी, टेक्नोलॉजी तो अच्छा ही कर रही थी, लेकिन जो डेटा था, डेटा एनालिटिक्स शायद उतना बेहतर नहीं था। आने वाले सालों में सर आप किस तरह से क्रेडिट मार्केट को मूव होते देख रहे हैं? कौन से बड़े सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि क्रेडिट के भूखे हैं, जहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ आपको दिखेगी? तो क्योंकि मैं एमएसएमई से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूँ, तो देखिए एमएसएमई सेगमेंट इंडिया में एकदम स्वीट स्पॉट पर है। आज करीब 30% कंट्रीब्यूशन है उसका भारत की जीडीपी में, और एस्टिमेटेड है कि ये नेक्स्ट 5 साल में करीब 40% हो जाएगा। आप कोई भी डेवलप कंट्री देखेंगे तो आप पाएंगे कि एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन उनकी ओवरऑल जीडीपी में 50% से ऊपर है। इनफैक्ट ये एक तरीका है देखने का कि कंट्री कितना डेवलप्ड है, ये पता कर सकते हैं हम देखकर कि खाली एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो आज भारत 7-8% ग्रो करना चाहता है, उसके ऊपर एमएसएमईज का ग्रोथ भारत के ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगा, तभी उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो एमएसएमई ओवरऑल एज ए सेगमेंट बहुत हेल्दी ग्रोथ के अनुमान है। सर एक आखिरी सवाल, ठीक है आप एमएसएमई देखते हैं, लेकिन इस बाजार को देखते हैं, बहुत नज़दीक से देखते हैं, समझते हैं। आम लोगों के लिए आप अगर उन्हें अभी चुनना हो, क्या आपकी सलाह होगी डिजिटल लोन के माध्यम से जाएं, या आपको लगता है नहीं एनबीएफसी बैंक जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके पास जाइए, साहब के चक्कर में ना पड़िए? तो देखिए डिजिटल होना आज एक ज़रूरत है, और बड़े बड़े बैंक और बड़े एनबीएफसीज भी डिजिटल हो रही हैं। तो आप पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि आप किससे लोन ले रहे हैं, वो कोई फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर ना हो। आजकल बहुत सारे आ गए, बहुत आसान हो गया है, और लोगों को कई बार लोग जल्दी लोन को ज़्यादा वैल्यू करते हैं रादर देन कि किससे लोन लिया। इसमें थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। बड़े एनबीएफसीज और बड़े बैंक्स के डिजिटल ऐप्स भी अब काफ़ी प्रभावशाली हो गए हैं, तो आप सब लोग उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये 20 मिनट की चर्चा में 4 बड़ी बातें जो बिल्कुल अनुसर से बात करके पता चली। पहला ये कि जीडीपी अगर चाहिए तो क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाना होगा, डबल का अंतर रहता है। तो अगर क्रेडिट ग्रोथ देश में बढ़ रही है तेजी से, तो ये अच्छा संकेत है जीडीपी के लिए। ये ऐसा विटामिन है, जितना मिलता जाए उतना अच्छा। दूसरी अहम बात, कर्ज महंगा नहीं होगा, सस्ते होने में अभी समय लगेगा, ये अनुसर का अनुमान है, आकलन है। तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही कि डिजिटल लोन लेने जा रहे हैं तो डिजिटल तरीके से लोन लेने में बिल्कुल बुराई नहीं है। पीछे देख लीजिए कौन सा बैंक, कौन सी एनबीएफसी खड़ा है, कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा है, तभी आगे बढ़िए। और चौथी और आखिरी बात, फ्रॉड में आप इसलिए फंसते हैं क्योंकि वो कंपनियां डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल नहीं करती हैं। कर्ज के बाजार में एमएसएमई उभरता हुआ सेक्टर होगा, ये उनकी आखिरी बात। सर बहुत शुक्रिया इस सेशन में आने के लिए, हमसे बात करने। धन्यवाद।